हेलो जय श्री कृष्ण स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पहले से तबीयत सही है, बढ़िया है आपकी। अच्छा, नहीं तबीयत तो सही रहनी चाहिए। अच्छा, मालूम है आज हम लोग क्या करने वाले हैं। जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पार्ट 2 करेंगे। कल हमने जनरल टर्मिनोलॉजी कर ली थी। जनरल टर्मिनोलॉजी में हमने क्या देखा था कि लिगेंड क्या होते हैं, मेटल क्या होते हैं ना, डेंटिसिटी क्या होती है और फंक्शनलिटी क्या होती है, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, होमोलैप्टिक हेटेरोलैप्टिक लिगेंड क्या होते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है। दूसरी चीज़, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिगेंड, लिगेंड के कितने टाइप्स होते हैं, कल हमने देखे थे। कैटायोनिक लिगेंड, एनायोनिक लिगेंड एंड न्यूट्रल लिगेंड्स। ठीक है। ये भी चीज़ें देखी थी कि जो कुछ जैसे ईन है, इथिलीन डाइअमीन, जिसको हम IUPAC में ईथेन 1,2 डाइअमीन भी बोलते हैं, ये बाइडेंटेड लिगेंड होता है। ग्लाइसिनेट जो होता है, ग्लाइसिनेटो जिसको बोल रहे हैं, वो क्या होता है हमारे पास, वो बाइडेंटेड लिगेंड होता है। और EDTA की अगर हम बात करें स्पेशली तो हेक्साडेंटेड होता है। कल हमने यहाँ तक चीज़ें कर ली थी। अब हम करते हैं आज बर्नर्ड्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। देखिए, जो बर्नर्ड साइंटिस्ट थे उन्होंने 1893 में इस कॉन्सेप्ट को दिया और उसके बाद फिर उनको इसी पे एक नोबेल प्राइज़ भी मिला था। अब सबसे पहले बात करते हैं बर्नर्ड्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी क्या होती है। तो देखिए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरीके से कंपाउंड थे, इन्होंने इसको लिया और इसी पर बेस्ड कई सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल इसको उन्होंने लिया और पहला कंपाउंड उन्होंने ये बनाया इसी से, देखो इसी कॉम्प्लेक्स से उन्होंने 4 कंपाउंड का फॉर्मेशन किया। नंबर 1, 2, 3 एंड देन 4। अब जब 4 का फॉर्मेशन किया तो इसी पर उन्होंने कई सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया और बाद में मालूम पड़ा कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ही डेवलप हो गई। करते करते कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ही पूरी डेवलप हो गई। अब देखिए, इन्होंने क्या ऐसा किया कि इस कॉम्प्लेक्स को इस फॉर्मूले से इन्होंने 4 बना दिया। इसके बाद इस कॉम्प्लेक्स को, यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स को 2 तरीके की वैलेंसी में डिवाइड किया। सेंट्रल मेटल एटम के नेचर के बेसिस पर दे से दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी बाय द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। किसी भी कॉम्प्लेक्स में 2 तरह की वैलेंसी पाई जाती हैं, जिसको हम प्राइमरी वैलेंसी या सेकेंडरी वैलेंसी के नाम से जानते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बर्नर्ड्स, किसी भी कॉम्प्लेक्स को 2 तरह की वैलेंसी में डिवाइड कर दिया गया। दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। अब देखिए, जो उन्होंने ये जो बाहर लिखी, यहाँ पे कोई चीज़ लिखी हुई है, ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के बाहर जो चीज़ लिखी हुई है, इसको उन्होंने उनके अकॉर्डिंग प्राइमरी वैलेंसी बोला और बोला कि ये आयोनाइजेबल स्फीयर है। कैसा वाला स्फीयर है? आयोनाइजेबल स्फीयर। और इसका दूसरा नाम क्या होता है? आयोनिक। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो प्राइमरी वैलेंसी को हम बोलेंगे इट इज इन ionizable
स्फीयर। ठीक है, अब देखिए यहां पे जो भी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो चीज लिखी हुई है इसको उन्होंने नॉन आयोनाइजेबल बोला, नॉन आयोनाइजेबल स्फीयर या फिर कोवलेंट स्फीयर भी बोलते हैं। और ध्यान रखिएगा इसको आप लोग प्राइमरी वैलेंसी कहोगे अकॉर्डिंग टू बर्नर, प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बर्नर दिस इज नोन एज द सेकेंडरी वैलेंसी। तो यू कैन से दैट इट इज इन नॉन आयोनाइजेबल स्फीयर, इट इज इन नॉन आयोनाइजेबल स्फीयर। अब अगर हम बात करें इसको हम आयोनिक स्फीयर भी बोलते हैं, आयोनिक स्फीयर, और इसको हम कोवलेंट स्फीयर बोलते हैं। अब देखिए क्या होगा कि जैसे ये आयोनिक स्फीयर में तो यहां पर आयंस आएंगे और आयंस आने की वजह से हम किसी भी मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर को डिसाइड कर सकते हैं। तो बताइए ऑक्सीडेशन नंबर डिसाइडेड बाय प्राइमरी वैलेंसी, नॉट सेकेंडरी वैलेंसी। क्यों? क्योंकि देखिए कभी कभार यहाँ तो आएगा लेकिन न्यूट्रल लिगेंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी चार्ज अवेलेबल रहेगा उसको हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से निकाल के लाएंगे। इट डिटरमाइन the oxidation state of the metal। हम क्या कहेंगे? It does not determine oxidation number of metal। अब देखिए अगर हम बात करें तो क्योंकि ये कोवलेंट नेचर की होती है सेकेंडरी वैलेंसी, दैट्स व्हाई इट इज अ डायरेक्शनल इन नेचर। बट प्राइमरी वैलेंसी यू नो दैट दिस इज द आयोनिक इन नेचर, दैट्स व्हाई इट इज अ नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। तो अगर हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो क्लियर समझ में आ गया कि ये कोवलेंट नेचर की होती है इसलिए डायरेक्शनल होती है। ये जो है आयोनिक नेचर की होती है, आयंस वेरिएबल हो सकते हैं जिसकी वजह से ये कैसी होती है? नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। इट इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, दैट इज अ डायरेक्शनल इन नेचर। अब इसका थोड़ा सा डायरेक्शन का मतलब भी समझिए। जैसे सपोज करिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बताइए इस मेटल का? 6, क्योंकि 6 लिगेंड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि इसकी ज्योमेट्री जो होगी दैट विल बी द ऑक्टाहेड्रल। मान लीजिए अगर यहाँ पर 4 होता तो आइदर में भी स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल, उसके केस में 2 केस होते हैं। कैसे होगी, क्यों होगी, वो एक मैं आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक आपको कराने वाला हूँ, उसमें क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि ऐसा क्यों होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप लोग कि बर्नर्स के अकॉर्डिंग अभी हम लोग इसकी ज्योमेट्री बनाने वाले हैं, स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। तो इसमें जो प्राइमरी वैलेंसी है इट इज डिनोटेड बाय डॉटेड लाइंस, व्हाइल दिस सेकेंडरी वैलेंसी इज डिनोटेड बाय सॉलिड लाइंस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे मैं इसकी स्ट्रक्चर के लिए आपसे कहूँ कि स्ट्रक्चर बनाइए, तो आप इसकी स्ट्रक्चर देखिए कैसे ड्रॉ कर सकते हैं।
ये हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी हो गई, ये सेकेंडरी वैलेंसी हो गई। आप लोग जानते ही हो ये हमारे पास ऑक्टाहेड्रल होता है, सॉलिड लाइन कर ली हमने क्योंकि ये सेकेंडरी वैलेंसी है। अब आप देखिए हाँ, कभी आप ऐसे भी कर सकते हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हो सकते हैं, कोवलेंट या कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है। दूसरी वाली बात ये है ना, इनको आप कहीं भी लगा सकते हो लेकिन डॉटेड में लगाओगे। 1, ये जरूरी नहीं कि मैं कहाँ लगा रहा हूँ, आप कहीं भी लगा सकते हो। 2 and 3, ठीक है। ये बर्नर्स की स्ट्रक्चर है। अगर हम बात करें कि इसकी ड्रॉ कर दो तो देखो क्या होगा, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम लोग ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। पहली चीज़ तो ये। अब इसमें अमोनिया के 5 हैं। अब एक कहाँ चला गया होगा, जैसे ही ये बाहर आ जाता है तो वो आयोनाइजेबल स्फीयर में चला जाता है। हम लिखें या ना लिखें उस बात से फर्क नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ देखिए 2 अमोनिया चले गए तो बाहर चले गए होंगे, एक अंदर आना है, एक बाहर चला जाना है। कोऑर्डिनेशन नंबर को मेंटेन रखना है, 6 है, यहाँ भी 6 होगा, यहाँ भी 6 होगा, वगैरह वगैरह। एविडेंस अभी आपको बताएंगे कि ये कैसे एविडेंस हुआ कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा या वगैरह। अब देखिए यहाँ पे जो है NH3 आपने कहीं पर भी लगा सकते हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं आपको लगा के दे रहा हूँ तो यहीं लगाने हैं आपको, आप लेकिन सॉलिड लाइन पे लगाओगे इतना पक्का है। अब एक क्लोरीन है, एक आपने यहाँ लगा लिया। अब हमारे पास 2 रह गए तो हम इसको 2 कर देंगे। ये हमारे पास कौन सा आ गया, इसकी स्ट्रक्चर निकल के आ गई। तो क्लियर है यहाँ तक स्ट्रक्चर वाला मामला। तीसरी चीज एक और देखो यहाँ पे कि एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था सिजविक। हालांकि उनका कुछ ऐसा है नहीं लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा आप लोग सिजविक का। सिजविक के अकॉर्डिंग अगर कभी बीएससी वगैरह में आ जाता है कॉन्सेप्ट कि सिजविक के अकॉर्डिंग बताइए ये जो होंगी वो किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, तो बर्नर्स का जो स्ट्रक्चर है उसका अपोजिट होता है सिजविक, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एविडेंस वाली बात करते हैं यहाँ पे कि हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास नंबर 1 है, 2 है, 3 एंड 4 कॉम्प्लेक्स हैं ये। हम इनको AgNO3 से ट्रीट कराएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए हम इसको AgNO3 से ट्रीट कराएं तो बताइए नंबर ऑफ, ऐसे लिख लेते हैं इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। सपोज करिए इन सब को AgNO3 से ट्रीट कराया जाए तो यहाँ पर AgCl का पीपीटी आएगा, लेकिन कितने मोल्स आएंगे यहाँ पे, या नंबर ऑफ मोल्स लिख देता हूँ मैं। तो ध्यान रखिएगा जितने प्राइमरी वैलेंसी में Cl प्रेजेंट है उतने ही यहाँ पर AgCl 3 मोल्स लेने पड़ेंगे पहले वाले के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 3 मोल्स ऑफ AgCl बनने वाला है। अगर हम इसको AgNO3 से ट्रीट कराएं तो प्राइमरी वैलेंसी यही है, यही आयोनाइज होने वाली है, ये वाली तो होंगी नहीं। तो इसको कितने मोल्स बनाएंगे, 2 मोल्स ऑफ AgCl। अगर यहाँ पे बात करें AgNO3 इससे ट्रीट कराएं तो कितना मोल्स है, प्राइमरी वैलेंसी तो 1 ही है, तो 1 मोल ऑफ AgCl आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम AgNO3 से रिएक्शन कराएं तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो कंक्लूजन आपने क्या निकाला, जो चीज आयोनाइजेबल स्फीयर में है वही पीपीटी बनाएगा, प्रेसिपिटेशन देगा किसी के साथ, अदरवाइज नहीं देगा। एक चीज यहां तक क्लियर है। दूसरा मैं आपको एक टेस्ट बताता हूं इसी का, इसको हम लोग अच्छा लिखे रहने देते हैं एक बार के लिए, है ना, और ज़्यादा सही रहेगा। कंडक्टिमेट्री टेस्ट बोलते हैं, कंडक्टिमेट्रिक टेस्ट या जो भी है इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर देखिए यहाँ पे हम बात करें कि हमने 0.1 मोलर सॉल्यूशन में इन सब को डाला तो अब कितने आयंस यहाँ पर फर्नेस होंगे, कंडक्टिमेट्री टेस्ट करना चाह रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा 3 तो ये जो जाएंगे एक पूरे आयंस इस कॉम्प्लेक्स पे आएगा, तो कितने आएंगे यहाँ पर, ध्यान रखिएगा 4 आयंस फर्नेस होंगे। दोबारा से समझिएगा, कंडक्टिमेट्री टेस्ट करना चाह रहे हैं, एक 3 तो इसकी वजह से, एक पूरे कॉम्प्लेक्स पे, तो 4 आयंस, ठीक है। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो 2 इसकी वजह से, 1 इसकी वजह से, तो कितने आयंस आएंगे इसमें, सेकंड के केस में 3 आयंस, ठीक है।
और इसमें कितने आएंगे, एक इसका 2 आइंस, जबकि इसका 0। क्यों? क्योंकि कंडक्टिविटी टेस्ट ही नहीं होगा, यहाँ पे है ही नहीं कुछ भी। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक बार नोट करिए, अभी और करते हैं इसको। देखिए, जैसे अभी हमने प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी में किया था। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है कि ज्योमेट्री नहीं बताती है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या करती है, ज्योमेट्री बताती है। तो अब किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, मैंने कल लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जो लिगेंड, जितने नंबर के लिगेंड जुड़े होते हैं उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, लीनियर। अगर किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर मान लीजिए 3 होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। अगर किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो उसको हम लोग या तो टेट्राहेड्रल बोलेंगे या फिर स्क्वायर प्लेनर बोलेंगे। अब ये स्क्वायर प्लेनर क्या होती है, कैसे होती है और कब लगाना है ये और कब लगाना है ये, वो मैं आपको डिस्कस करूँगा आइसोमेरिज्म में। किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होता है तो वहाँ या तो टीवीपी होती है, टीवीपी का पूरा नाम क्या होता है, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। या फिर इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, स्क्वायर पिरामिडल। या नहीं तो ये होगी या नहीं तो ये होगी जब कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आएगा, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। अब देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर किसी का 6 होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्टाहेड्रल। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है किसी का तो उसको क्या बोलते हैं, मोनोकैप, ऑक्टाहेड्रल। किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है तो उसको क्या बोलते हैं, बाईकैप, बाईकैप ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट हैं इसलिए लिख दिया है कि अगर कहीं पर AG, सपोज करिए AG प्लस की फॉर्म में आ जाता है तो वहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 2 होगा। अगर निकल +2 में आता है, प्लेटिनम +2, Cu +2, जिंक वगैरह अगर ये आ जाते हैं तो वहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। अगर ये वाले एलिमेंट अपनी इस ऑक्सीडेशन स्टेट में आते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। मॉलिब्डेनम की अगर बात की जाए तो जो हाईएस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर होगा किसी मेटल का, दैट विल बी द मॉलिब्डेनम, ठीक है। ये था बर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, करते हैं आगे।